गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 1 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो रिलीज कर दिया गया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर जो कुछ मुद्दे बात करी गई हैं, उनमें एक इम्पॉइंट ये है कि जो साल अभी चल रहा है इसमें हमारी जो जीडीपी की रफ्तार है वो लगभग 6.4% के आसपास रहेगी। एंड आने वाले वर्षों के अंदर वहां पर 6.3 से 6.8% के आसपास का अनुमान है। एंड अगर थोड़ा अगले 5 साल की बात करें ना, तो उसमें भी लगभग 6.5% के आसपास ही हम यहाँ पे ग्रो करेंगे। अब अच्छी ग्रोथ रेट है बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी बोला है कि अगर हमारा जो सपना है 2047 तक विकसित भारत अचीव करने का, डेवलप्ड नेशन बनने का, उसके लिए हमें ये जो ग्रोथ रेट होगी ना, इसको कहीं ना कहीं 8% तो डेफिनेटली हमें चाहिए ही होगा। तो यानी कि हमारा जो डेवलप्ड नेशन का सपना है ना, उसको अचीव करने के लिए अभी हमें और जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पे चाहिए होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने बात करी है डी रेगुलेशन की। इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि किस तरह से डी रेगुलेशन के माध्यम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर होगी। साथ ही साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कहीं ना कहीं ब्रिज करने की ज़रूरत है। अर्बन डिमांड के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पर कंसर्न भी बताया गया है यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। पर ज़्यादातर जो बाकी चीज़ें अगर हम बात करें, चाहे उसमें इन्फ्लेशन की बात करें, राइट? एंड और जो फंडामेंटल्स की बात करें, तो ज़्यादातर फंडामेंटल्स आपको ठीक ही देखने को मिल जाएँगे। इनफैक्ट कल ही हमारे चैनल के ऊपर ओनली एस एक्सटेंडेड के ऊपर ही एक इसके रिगार्डिंग एक वीडियो था, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारा डिस्कशन किया है कि क्या-क्या की एस्पेक्ट्स रहे इकोनॉमिक सर्वे के, तो जाकर आप वो वीडियो भी डेफ़िनिटली देख सकते हो। बाकी दोस्तों, आज यूनियन बजट पेश किया जाएगा। तो कल प्रेसिडेंट जी ने बात करी, उन्होंने बार-बार ना बात कर रहे थे मिडल क्लास के बारे में, मिडल क्लास की सरकार काफ़ी ज़्यादा सोच रही है मिडल क्लास के बारे में। तो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ मिडल क्लास के लिए कुछ अच्छा आ सकता है बजट के अंदर। आप लोगों की क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार के बजट के रिगार्डिंग, वो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर। बाकी आज जो होगा बजट के अंदर उसको भी हम दोपहर में डिस्कस कर ही लेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 1 फरवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है घग्गर रिवर के बारे में। थोड़ा-सा पहले एक काम करते हैं, घग्गर रिवर को अंडरस्टैंड करते हैं कि घग्गर रिवर आखिर है कहाँ पे? देखो, जब हम बात करते हैं ना घग्गर रिवर, यहाँ पर आप देख भी पाओगे आप अपने मैप के अंदर, ये आपकी घग्गर रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो ओरिजिन होता है वो हिमाचल प्रदेश के जो शिवालिक हिल्स हैं वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड हरियाणा और राजस्थान से फ्लो करती-करती ये फिर थार डेज़र्ट के अंदर ही ना एक तरह से ड्राई अप हो जाती है, वहीं पर खत्म हो जाती है, आगे जाके किसी सी या किसी ओशन के साथ इस तरह से नहीं मिलती। तो ध्यान रखिएगा, मानसून सीज़न के समय के ऊपर ही आपको ये रिवर फ्लो होती हुई देखने को मिल जाएगी। जब बेसिकली बारिश होती है तो इसमें अच्छा खासा पानी होता है, बट अदरवाइज इसमें एक तरह से पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। अब अगर आप लोगों ने थोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रखा है, तो वहां पर अक्सर हम बात करते हैं किसकी? हम अक्सर बात करते हैं सरस्वती रिवर की, है ना? बहुत सारे अलग अलग सेटलमेंट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट्स, वो यहाँ पर इसी के अराउंड आपको देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट हम बात करते हैं घग्गर हकरा रिवर की, तो हकरा जो रिवर है ना वो आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। तो उसी का ही कंटिन्यूशन कई बार हम मान लेते हैं घग्गर रिवर का जो कंटिन्यूशन है। इसके साथ ही आप अंडरस्टैंड कर पाओगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट साइट, जैसे आपका कालीबंगन हो गया राजस्थान के अंदर, राखी गढ़िया हरियाणा के अंदर हो गया, मनावरी हो गया आपके हरियाणा के अंदर। ये सब जो साइट्स है ना, ये आपकी घग्गर रिवर के बैंक्स के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखना चाहो तो कौशल्या रिवर, मार्कंड रिवर, सरस्वती रिवर और मतलब सरस्वती, तांगी रिवर और चौटांग रिवर, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हमें यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो बात होगी घग्गर रिवर के बारे में, ठीक है। अब एक्चुअल में ना आप लोगों ने अपने इन्वायरमेंट के टॉपिक्स के अंदर ना एक टॉपिक पढ़ा होगा बीओडी के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्तों, दरअसल में पता क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का अर्थ ये होता है कि जैसे बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया को कितना अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए ताकि ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोज कर पाए। बात समझ आई? अब एक बात अंडरस्टैंड करना, अगर मान लो पानी खराब है, मतलब पानी गंदा है, अगर पानी गंदा होगा ना, तो बैक्टीरिया को ज़्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए होगा इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए। तो यानी कि जितना ज़्यादा बीओडी होगा, उतना ही कहीं न कहीं क्वालिटी पानी की खराब है, और जितना कम बीओडी होगा, उतना पानी अच्छा है। तो दरअसल में अगर 1 से 2 मिलीग्राम प्रति लीटर आपका बीओडी लेवल है, इसका मतलब पानी बहुत साफ है। अगर मान लो ये नंबर 8, 9 या 10 से ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब पानी की क्वालिटी बहुत-बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। एंड आप नोटिस करो, जितना
आप डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तो समझते हो ना, मैं बीओडी की बात नहीं कर रहा, डीओ की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ होती है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है कि पानी के अंदर आपका कितना फ्री ऑक्सीजन है। अब फ्री ऑक्सीजन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, उतनी अच्छी बात है। अगर मान लो लेट अस से किसी जगह के ऊपर पानी रुक गया, पानी खड़ गया, तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम देखने को मिल जाएगा। उससे कहीं न कहीं क्या होगा, आपकी जो फिशेज़ हैं, आपकी एक्वेटिक लाइफ़ है, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब जैसे-जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मान लो बढ़ती जा रही है, तो ज़्यादातर ऑक्सीजन कौन कंज़्यूम कर लेगा? सर जो बैक्टीरिया थे वो कंज़्यूम कर लेंगे, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज़ करना है। तो यानी कि बीओडी बढ़ने से क्या हुआ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एक तरह से आपके पानी के अंदर खत्म होता गया, एक्वेटिक लाइफ़ को उससे नुकसान हुआ एंड उस वजह से आप नोटिस कर पाओगे कि हमारे जो गंदा पानी था, उसने कहीं न कहीं एक्वेटिक लाइफ़ को काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दिया। बाकी आराम से आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीशन का भी आइडिया लग जाता है हमें बीओडी से एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे है, किस हद तक वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या ऑक्सीजन की क्वालिटी मतलब पानी की क्वालिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, ये सब चीज़ें हो जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये बीओडी कैसे इंक्रीज़ हो जाता है पानी के अंदर? देखो अलग अगर मान लो आप सीवेज जो है वो अनट्रीटेड सीवेज एक तरह से डिस्चार्ज कर देते हो या फिर कुछ इंडस्ट्रियल एफल्यूएंट्स आप यहाँ पे पानी के अंदर डाल देते हो, एग्रीकल्चर की वजह से भी होता है, जैसे मान लो पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ये पानी के अंदर जाएँगे तो उससे बीओडी डेफ़िनिटली बढ़ेगा। आपका प्लांट मटीरियल डिके होता हुआ, स्लम सेटलमेंट हो गया, ये सब कहीं न कहीं कारण बनते हैं जिसकी वजह से आपका बीओडी इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाता है। जिस वजह से क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है, पानी का जो स्मेल है वो काफ़ी गंदी स्मेल आने लग जाती है। एल्गल ब्लूम्स भी हो सकता है बिकॉज़ ऑफ द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट उससे बहुत सारी डिजीज़ेज़ देखने को मिल जाएँगी। अब यही जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, दरअसल में यही सारी चीज़ें हो रही हैं कहाँ पर? घग्गर रिवर के अंदर। घग्गर रिवर मैंने आपको समझाया, घग्गर रिवर के अंदर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, बीओडी है, उसका लेवल 2 से 3 गुना हो चुका है, जो कि एक्चुअल में नॉर्मल पानी का होना चाहिए। जिस वजह से ये पानी पीने लायक तो छोड़ो, आपका नहाने लायक भी नहीं रहा है। ये इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बढ़ती वैल्यू की वजह से। एंड एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है, एक ना और छोटा-सा पॉइंट है रिगार्डिंग टीएसएस। टीएसएस क्या होता है? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। सॉलिड तो समझ गए आप एक तरह से। अब मान लो अगर पानी के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, उस वजह से क्या होगा? अगर सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं तो सर जो सनलाइट आती है ना, वो सनलाइट इनको क्रॉस नहीं कर पाएगी। सनलाइट नहीं क्रॉस कर पाएगी तो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ़ है, जो हमारे आपके प्लैंकटन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, उनको फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पाएँगे, जिस वजह से हमारी एक्वेटिक लाइफ़ पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो यहाँ पर घग्गर रिवर के अंदर ना, यहाँ पर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की जो मात्रा है, ये भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसा कंसर्न यहाँ पर एनजीटी ने यहाँ पे दिखाया है। आगे चलते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, दोस्तों हमारे जो रिपब्लिक डे ऑफर्स थे वो 31 जनवरी तक थे, बट आपकी डिमांड की वजह से इन ऑफर्स को 2 दिन और एक्सटेंड किया जा रहा है। अब आज यानी कि 1 फरवरी और कल यानी कि 2 फरवरी को भी आप इन ऑफर्स को यहाँ पे अवेल कर पाओगे। हमारे जितने भी यूपीएससी कोर्सेज़ हैं, उन सब के ऊपर आपको 80% तक का ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। अगला टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं, आईएनएसवी तारिणी क्रॉसेस पॉइंट नीमो। 2 मुद्दे समझने हैं, पहली बात तो आईएनएसवी तारिणी क्या है एंड दूसरा पॉइंट नीमो क्या है। दोस्तों पॉइंट नीमो की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पॉइंट नीमो की जब मैं बात करता हूँ ना, तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो आ जाना है कहाँ पे आपको? आपको आ जाना है साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर। चलो ठीक है। अब यहाँ पर ना साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर एक बड़ा-सा एरिया है। ये आप एरिया देख पा रहे हो ये वाला? ये दरअसल में ना इसको हम बोलते हैं पूरे के पूरे बड़े एरिया को, मतलब ये छोटा पॉइंट आप कह लो, ये पॉइंट नीमो है। आप नोटिस कर पाओगे ये पॉइंट नीमो के आसपास का जो पूरा एरिया ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कोई भी इनहैबिटेशन ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे, है ना? तो इस वजह से ना इसको क्या बोलते हैं कई बार हम लोग, ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, बहुत ही इनएक्सेसिबल है। सर ऐसा क्यों? अरे भाई कोई आस-पास है ही नहीं एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की मात्रा बहुत कम है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, तो यहाँ पर मैरीन लाइफ़ भी नहीं होती। मैरीन लाइफ़ बहुत ही कम है यहाँ पे एंड इनफैक्ट अगर कोई मान लो ना बंदा कोई यहाँ पे खड़ा है एंड आपसे कोई पूछे कि सबसे पास में कौन-सी जगह है, जहाँ तक जो बंदा पहुँच सकता है, मतलब तो आप नोटिस कर पाओगे, ये कोई लैंड वाला एरिया नहीं है। यहाँ से ऊपर जाओगे ना आप, ऊपर मतलब हवा के ऊपर जाओगे, तो 400 किलोमीटर ऊपर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखने को मिलेगा, वो यहाँ से सबसे पास वाली जगह होती है। ठीक है, अगर मान लो बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, वो सोचे यार किसी बंदे को आवाज़ लगाऊँ,
तो कम से कम 400 किलोमीटर आसपास नहीं, उसको ऊपर की तरफ आवाज लगानी पड़ेगी ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सुन ले। क्योंकि अगर बाकी आइलैंड्स की बात करें तो वो तो बहुत ही दूर है, जैसे ईस्टर आइलैंड हो गया, आपका चिली हो गया, ड्यूशे आइलैंड्स हो गया, वेलिंगटन हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा दूर है, नीचे अंटार्कटिका भी बहुत ही ज्यादा दूर है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो एरिया है ना, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इनएक्सेसिबल देखने को मिल जाता है। चलो ठीक है। एंड इनफैक्ट ना, ये जो पॉइंट नीमो है, इसको हम लोग ना एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है स्पेसक्राफ्ट ग्रेवयार्ड। व्हाट डज दिस मीन? स्पेसक्राफ्ट ग्रेवयार्ड का अर्थ क्या है? दोस्तों मान लो कोई आपकी सैटेलाइट थी, कोई आपका स्पेस स्टेशन का कोई हिस्सा था। अब वो उसका समय पूरा हो चुका है, मान लो 5 साल का मिशन था, 10 साल का मिशन था। अब उसको वापस गिराना है ना, स्पेस में उसका काम खत्म हो गया है, वापस गिराना है। तो कहाँ पे उसको सेफली क्रैश किया जाए? सर ऐसे एरिया के अंदर क्रैश किया जाए जहाँ कोई नहीं रहता। वो कौन सा एरिया है? वो तो पॉइंट नीमो ही है ना। इसीलिए पॉइंट नीमो को स्पेसक्राफ्ट ग्रेवयार्ड के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। चलो ये तो बात समझ आ गई कि पॉइंट नीमो क्या है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर ये क्या है? व्हाट इज आईएनएसवी तारिणी? इसको समझा दीजिए। देखो पहली बात तो आईएनएसवी की फुल फॉर्म समझो। आईएनएसवी स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल सेलिंग व्हीकल। ठीक है। और इस सेलिंग व्हीकल जिसके माध्यम से आप एक तरह से कह सकते हो कि आप सी को ट्रैवल करते हो, उसकी परिक्रमा करते हो, वो है आपका आईएनएसवी। अब इसका जो नाम पड़ा ना तारिणी, ये जो नाम पड़ा तारिणी, ये दरअसल में आप लोगों ने एक फेमस टेम्पल सुना होगा, तारा तारिणी टेम्पल, है ना। ये जो टेम्पल है ये आपको उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। काफी फेमस आपको टेम्पल देखने को मिल जाएगा। उसी टेम्पल के नाम के ऊपर आईएनएसवी तारिणी का यहाँ पे जो नाम है वो रखा गया है। ठीक है। पर ये आईएनएसवी के माध्यम से हम करते क्या है सर? देखो यहाँ पर ना ये दुनिया भर में ऐसे ये मूव करती है जो सेलिंग व्हीकल है। इसमें लोग भी होते हैं, जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। ये क्या करते हैं, ये अलग अलग एरियाज पे जाके आपके जो वाटर सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं। वाटर सैंपल्स को जो कलेक्ट होंगे वो कहीं ना कहीं हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे, हमारी जो ओशनिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पर मेरीन बायोडाइवर्सिटी कैसी है। एंड उस केमिकल कंपोजिशन को हम स्टडी करते हैं। उससे हमें क्या होता है ना, जो हमारी ओशनोग्राफिक रिसर्च जो चल रही है उसके अंदर हमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। तो यही जो आपकी आईएनएसवी तारिणी है, ये इसी के लिए काम करती है। तो आईएनएसवी तारिणी क्या है? इट इज अ 56 फुट सेलिंग व्हीकल जिसको एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ये आपको गोवा के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर मेक इन इंडिया का भी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। 2017 के अंदर इसको इंडियन नेवी के अंदर हमने इंडक्ट किया था। तो इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, उसके साथ साथ रे मरीन नेविगेशन सूट हो गया, मॉनिटर विंड वेन फॉर इमरजेंसी स्टीयरिंग, ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो गोवा से एक्सपीडिशन को फ्लैग ऑफ किया गया था, फिर बाद में न्यूजीलैंड तक पहुंची। एंड अब ये पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गई है सर? यहाँ पर इसने पॉइंट नीमो को भी क्रॉस कर दिया है, यानी कि वो वाला रीजन जो ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी के नाम से जाना जाता है, उसको भी इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। इसीलिए आईएनएसवी तारिणी और पॉइंट नीमो दोनों न्यूज में थे। अगला दोस्तों हमें जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है एमओयू साइंड विद भाषणी फॉर मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस। दोस्तों त्रिपुरा गवर्नमेंट का ना एक एमओयू साइन हुआ है डिजिटल इंडिया भाषण डिवीजन के साथ, मीटी मिनिस्ट्री के, ताकि वो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग काम कर पाए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहली बात तो कि भाषणी क्या है। भाषणी की आप फुल फॉर्म देखिए, इट स्टैंड्स फॉर भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। अब एक्चुअली आप नोटिस करो, भारत में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आप लोग जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में आप जानते होंगे। अब हम पता क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारतीय लैंग्वेज जो है और इंग्लिश, इनके बीच में रियल टाइम ट्रांसलेशन हो पाए। मान लो किसी ने कुछ भी चीज़ है, मान लो कोई चीज़ बोली, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना, या वॉइस टू वॉइस ट्रांसलेशन हो गया कि मान लो आपने हिंदी में बोला एंड उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में आ गया, या आपने और किसी भाषा में बोला, मराठी में बोला, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ गया, इस तरह से। ठीक है। तो ये भाषणी हमें यहाँ पे डेफिनेटली इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका प्राइमरी गोल यही है कि हम चाहते हैं कि जितना भी हमारा 22 लैंग्वेजेस के अंदर चीज़ें हैं उनका डिजिटल कंटेंट, उसको हम आराम से ट्रांसलेट कर पाएँ, ताकि जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं वो खत्म हो पाएँ एंड अच्छे से हम वार्तालाप कर पाएँ, उसको कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो टूल है ये आपका मीटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ही यहाँ पे बनाया गया है। तो अभी यहाँ पर जो त्रिपुरा ने यहाँ पर एमओयू साइन किया है, उनकी कोशिश यही है कि जैसे त्रिपुरा की नेटिव लैंग्वेज है, जैसे आपका कोक बोरोक हो गया, ठीक है, इसके अंदर गवर्नेंस के अंदर इसका इस्तेमाल हो। ठीक है। मतलब एक तरह से ना कोई समस्या ना आए लैंग्वेज की वजह से। ठीक है। एंड डेफिनेटली जैसे आपके रूरल या ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको देखो बहुत सारी सर्विसेज एक्सेस करनी होती हैं। अब हो सकता है हर बंदे को इंग्लिश ना आती हो, हर बंदे को हिंदी ना आती हो, पर उनको अपनी लोकल लैंग्वेज आती हो, तो क्या वो सर्विसेज वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। टेक्नोलॉजी एक तरह से आपके लिए
लोगों की ज़िंदगी का एनेबलर होना चाहिए, वो एक तरह से रुकावट ना आनी चाहिए, ठीक है ना? तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कंटेंट आपका रीजनल लैंग्वेजेज़ के अंदर नहीं होता ना, तो वो रुकावट का काम बन जाता है। पर भाषणी इनिशिएटिव से यहाँ पे हमें समस्या खत्म होती हुई देखने को मिल जाती है। तो इंडिया का जो एआई आपको लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफ़ॉर्म है, आपका भाषणी, और इसको 2022 में लॉन्च किया गया था गुजरात के अंदर। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है आपका लेप्रोसी ट्रांसमिशन के बारे में। लेप्रोसी आप जानते होंगे, दरअसल में इसको हिंदी में कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है, या इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज हैंसन्स डिजीज के नाम से भी इसको हम यहाँ पे जानते हैं। हर साल पता क्या होता है, जो 30th ऑफ जनवरी होता है, मतलब जैसे 30 जनवरी को हम यहाँ पर लेप्रोसी के रिगार्डिंग हम इसको देखते हैं कि क्या क्या अवेयरनेस जनरेट करने की जरूरत है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में भी हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर, मतलब इस डे को हम यहाँ पर मनाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस जाए लेप्रोसी के बारे में। थोड़ा सा हम इसके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बीमारी आखिर होती कैसे है। दोस्तों ये जो बीमारी है ये एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा। और ये आप मेजरली आपकी स्किन हो गया, पेरिफेरल नर्व्स हो गया, इनको यहाँ पर आपका मेजरली ये इफेक्ट करता है। अब होता क्या है इसके अंदर? दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, देखो आप नोटिस कर पाओगे इसके कुछ सिम्टम्स है डायग्नोसिस के, जैसे फॉर एग्जांपल रेडिश स्किन हो गया, या स्किन जो है वो पीले रंग की पड़ जाती है, सेंसेशन का लॉस हो जाता है, कई बार फील ही नहीं होता है। आपके जो अलग अलग आपके ऑर्गन्स है ना, उनमें काफी सारी समस्या देखने को मिल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल नर्व्स को डैमेज हो सकता है, लेग्स को डैमेज हो सकता है। कई बार आपका अगर बहुत ही ज्यादा इश्यूज आ जाए तो उस केस में हो सकता है कि जो किडनी है ना वो भी डैमेज हो जाए। पर मेजरली क्या होता है, स्किन और जो आपके पेरिफेरल नर्व्स है ना, उनको मेजरली यहाँ पर ये इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा आपकी नर्व्स हो सकते हैं एनलार्ज हो सकती हैं, एंड एट द सेम टाइम माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन भी हो सकता है बैक्टीरिया का। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको नोटिस करना चाहिए कि आपका लेप्रोसी हमें देखने को मिल जाएगा। क्या लेप्रोसी क्योर किया जा सकता है? द आंसर इज यस, ये डेफिनेटली आपका क्यूरेबल होता है अगर समय के ऊपर इसको डिटेक्ट करिया जाए। तो जो परमानेंट डिसेबिलिटी है ना, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर बचा जा सकता है, लेप्रोसी से बचा जा सकता है। लेप्रोसी के दो आपको केसेस देखने को मिल जाएंगे, एक होता है पीबी, ये इसको पॉसी बैसिलरी बोला जाता है, और एक होता है एमबी, जिसको मल्टी बैसिलरी यहाँ पे बोला जाता है। पॉसी के अंदर आपके कम बैक्टीरिया होते हैं और ये थोड़ा माइल्डर फॉर्म होता है। जब हम बात करें मल्टी की, मल्टी का मतलब मोर हो गया, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सीवियर फॉर्म आपको देखने को मिल जाती है। अब वैसे तो देखो जो लेप्रोसी है ना वो सभी को इफेक्ट करता है, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज के लोगों को भी यहाँ पर ये इम्पैक्ट करता है। अब इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसको मल्टी ड्रग थेरेपी के साथ हम क्योर कर सकते हैं। ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये स्प्रेड करता है फ्रॉम नोज एंड माउथ, एंड कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा क्लोज कंटेक्ट में आते हैं अनट्रीटेड पेशेंट्स के, तो उस केस में यहाँ पर ये फैल सकता है। ज्यादातर जो केसेस भारत के अंदर हैं वो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा के अंदर देखने को मिलते हैं, एंड दुनिया भर के लगभग 52% जो नए लेप्रोसी केसेस आते हैं वो आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा कंसर्न की बात है, बट इंडिया यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ठीक है, ताकि इस तरह के जो ट्रांसमिशन है उनको हम रोक पाएं। एंड इंडिया ने यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे एनएसपी, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एंड रोड मैप बनाया है 2023 से 2027 का। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है ना वो 2030 तक है कि यहाँ पे हमें इसको एलिमिनेट करना है, पर भारत की कोशिश ये है कि हम इस गोल को 2027 तक अचीव करें। तो वी आर ट्राइंग ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। बाकी हमने यहाँ पर ना एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म निकुष्ट 2.0, ठीक है, जैसे इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं ना, तो उसी तरह से हमने निकुष्ट 2.0 यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। इसकी रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग अर्ली डिटेक्शन हम यहाँ पे इसकी कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ हम ये जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन होता है लेप्रोसी वाले पेशेंट्स के साथ, उसको भी यहाँ पे खत्म करने की यहाँ पे कोशिश है। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, ये भी यहाँ पे काम करता है कि इनको फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है। एक और हमें टॉपिक डिस्कस करना है एल्गल ब्लूम हॉटस्पॉट के बारे में, थोड़ा सा ये डिटेल में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करो कि आखिर ये एल्गल ब्लूम होता क्या है। दोस्तों अगर मान लो किसी तरह से, जैसे मान लो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से, पता क्या कई बार क्या होता है, आपकी वाटर बॉडीज के अंदर आपके जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका ग्रोथ बहुत 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 ज्यादा हो जाता है। अब इस प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाता है, आपके पानी का कलर काफी हद तक इम्पैक्ट हो जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि मान लो आपका रन ऑफ है, ठीक है, न्यूट्रिएंट रन ऑफ है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका ब्लूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पानी के ऊपर ना एक तरह से आपका पूरा एल्गल ब्लूम आपको देखने को मिल जाता है। एंड कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको रेड टाइड भी बोलते हैं। रेड टाइड में क्या होता है, एक HAB होता है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम होता है, जो कि आपके मेरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें डाइनोफ्लेगेट्स की, तो तब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि इसकी वजह से
पूरा का पूरा आपका जो पानी की लेयर थी उसको यहाँ पे कवर कर लिया गया। पानी की लेयर से पानी जो था वो इनसे कवर हो जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर इस फोटो को आप देखना, तो जब ऐसे चीजें हो जाती है ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कैसे आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है नीचे वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी। ये होता है आपका एल्गल ब्लूम। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट का इन्फ्लक्स होना, वो एक दिक्कत हो सकता है। सेम चीज जैसे हम बात कर रहे हैं यूट्रोफिकेशन की, ठीक है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, ऐसा देखा गया है कि एल्गल ब्लूम ज्यादा तब होते हैं जब कहीं ना कहीं गर्मी ज्यादा होती है। वो तो पूरे साल भर में ही हो सकते हैं, पर जब गर्मी ज्यादा होती है ना, उस समय इनके प्रॉपर कंडीशंस बन जाती हैं एंड उस समय ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है एल्गल ब्लूम बनने की। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर कुछ ऐसा होता है, लेट अस से कि टर्बिडिटी लो होती है। टर्बिडिटी लो होने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट मान लो ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे तक पेनिट्रेट करेगी, उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एल्गी की ग्रोथ होगी एंड उस वजह से आपके हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स यहाँ पे हो सकते हैं। एंड इनका नेगेटिव इंपैक्ट यही है कि एक हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि यार एल्गल ब्लूम में ही सारा का सारा ऑक्सीजन जब कंज्यूम कर लिया, तो नीचे जो मेरीन लाइफ है उनके पास तो ऑक्सीजन बचा ही नहीं, तो वहां क्रिएट हो जाता है आपका डेड जोन। उससे आपकी मरीन लाइफ बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाती। उसके अलावा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, आपकी फिश हो गया, आपकी शेल्स फिश हो गया, उनको यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इकोनॉमिक लॉस होता है क्योंकि टूरिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कोरल रीफ्स आपकी डैमेज हो जाती हैं। ये सब चीजें हैं एंड भारत यहाँ पे काम भी कर रहा है इस चीज को रिड्यूस करने के लिए, एल्गल ब्लूम्स को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोशिश कर रहे हैं कि ओशन वाटर सर्कुलेट होता रहे, क्योंकि अगर मान लो खड़ा हुआ पानी होगा तब दिक्कतें आएंगी। तो आर्टिफिशियल अपवेलिंग करके, एरेशन टेक्निक करके हम कोशिश ये करते हैं कि एल्गल ब्लूम होने ना दिया जाए, पानी रुके ही ना। उसके साथ ही साथ हम कोस्टल रन ऑफ को भी एक तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो पानी को हमने खुद अपने यहाँ पे स्टोर कर लिया, तो जो आपका न्यूट्रिएंट रिच पानी था वो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो यहाँ से भी एल्गल ब्लूम को रोका जा सकता है। उसके अलावा सस्टेनेबल फिशिंग करोगे, आप मैनग्रोव्स को प्रमोट करोगे, ये हमें मदद करेंगे हमें एल्गल ब्लूम्स को रोकने के अंदर। बाकी हम यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड मोड सेंसिंग का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लूम्स को प्रोटेक्ट करें एंड उनको यहाँ पे प्रॉपरली मॉनिटर करें। लोगों में अवेयरनेस कराने की भी यहाँ पे कोशिश होती है। ठीक है। अब यहाँ पर पता क्या हुआ, एक स्टडी हुई किसके द्वारा, इनक्वाइस के द्वारा। इनक्वाइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। इसने यहाँ पर ना इंडिया के कोस्ट के ऊपर टोटल 9 ऐसे एल्गल ब्लूम हॉटस्पॉट को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना, यहाँ पर टोटल ना 9 ऐसे स्पॉट्स कौन से हैं। पहला है आपका वेस्ट कोस्ट के ऊपर, जैसे एक आपको गोवा देखने को मिल जाएगा, फिर आपको मंगलुरु कर्नाटका के अंदर, कोझिकोड आपको केरला के अंदर देखने को मिल जाएगा, कोची भी आपको केरला के अंदर देखने को मिलता है। फिर है आपका जिंजम्बे, ये आपका दरअसल में ये भी आपका केरला के अंदर ही है, आपको देखने को मिल जाता है नियर त्रिवेंद्रम। ठीक है। एंड इनफैक्ट आप लोगों ने सुना भी होगा इस पर्टिकुलर टर्मिनल के बारे में भी, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको गोपालपुर देखने को मिलेगा ओडिशा के अंदर, कलपक्कम आपने सुना होगा तमिलनाडु के अंदर। एंड जो पाक बे और गल्फ ऑफ मेनार है, ये इंडिया और श्रीलंका के बिल्कुल यहाँ पे आपको, जहां से आपका बॉर्डर मतलब होता है, वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब एक चीज आप लोग अंडरस्टैंड करना, हमें कुछ एक चीजें वेस्ट कोस्ट पे देखने को मिली, कुछ एक एरियाज ऐसे थे जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिले। आपने नोटिस किया थोड़ा सा, ये जो ज्यादातर प्लेसेस मैंने बात करी, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये साउथ के अंदर ज्यादा है। मतलब कोस्टल वैसे चलो ठीक है, गुजरात से स्टार्ट होता है एंड इट गोज ऑन टू हमारा वेस्ट बंगाल, पर साउथ सदर्न स्टेट्स के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों आ रही है? इसका कारण है, क्यों सर, साउथ क्या है, थोड़ा ज्यादा गर्म है, हम ज्यादा इक्वेटर की पास की तरफ चले जाते हैं वहां पे, है ना। तो जितना ज्यादा गर्मी होगी, मैंने बताया वहां पर ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड उसी वजह से वहां पर हमें एल्गल ब्लूम हॉटस्पॉट की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है। अब ईस्टर्न कोस्ट की बात करना, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, जब कहीं ना कहीं प्री साउथ वेस्ट मानसून होता है या नॉर्थ ईस्ट मानसून आने वाला होता है, उस समय ज्यादातर आपको ब्लूम्स देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर जब आपका साउथ वेस्ट मानसून आ रहा होता है या फिर उसके बाद, तब दोनों टाइम के ऊपर हमें ये एल्गल ब्लूम ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं। बाकी इनको देखो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है लाइकली टू ब्लूम, एक इंटेंस ब्लूम और एक एक्सट्रीम ब्लूम। कितना कितना ये नेगेटिव इंपैक्ट कॉज कर सकते हैं। तो ये जो सारी स्टडी करी है, ये इनक्वाइस ने करी है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आपकी एक ऑटोनमस बॉडी देखने को मिल जाएगी। इसको 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम की बात करें ना, जैसा नाम में इसका था, क्या नाम क्या था आपका, इसका नाम था इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ओशियन रिगार्डिंग चीजें, जो भी आपके ओशियन इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइजरी सर्विस हो गया, वो यहाँ पर देता है। सुनामी की वार्निंग वगैरह दे गया। इसके अलावा मान लो जैसे फॉर एग्जांपल
फिशिंग एडवाइजरी यहाँ पे दी जा सकती है कि कहाँ-कहाँ पे से आप फिशेज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मतलब कहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है फिशेज़ की। इसके अलावा ओशन फोरकास्ट यहाँ पे देता है 1 से 7 दिन का, शॉर्ट टर्म का हो गया। कुछ एक समस्या अगर हो तो वहाँ पर इमरजेंसी कम्युनिकेशन दिया जा सकता है, सुनामी अलर्ट्स वगैरह दिए जा सकते हैं एंड इस तरह से डेटा वगैरह कलेक्ट करके मॉनसून को भी प्रेडिक्शन में यहाँ पे मदद करता है इनक्वाइस। ठीक है? तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। देखो मैंने पिछले कुछ दिनों से नोटिस किया है कि बहुत ही कम बच्चे एमसीक्यूज़ और जो प्लेसेस इन न्यूज़ है उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में कमेंट बहुत ही कम बच्चे कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप कम इनपुट्स दोगे, अगर आप कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट उसमें कम दिखाओगे, तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि टीम जब उसमें एफर्ट कर रही है, तो आपकी तरफ से भी एफर्ट आना चाहिए। तो डिस्कस कर लेते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने 3 क्वेश्चन्स हैं, आप इनका आंसर बताना कि इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था डीआरसी के बारे में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पर कह रहा है इक्वेटर इससे पास होता है। येस, ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। टीम इनिशिएटिव की बात करें, तो यहाँ पर आपका एनएसआईसी ही इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये बात भी अपने आप में सही हो जाएगी। कॉर्प्स फ्लावर की बात करें तो वल्नरेबल नहीं, ये आपको एंडेंजर्ड आईयूसीएन इसका स्टेटस देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।